सर्व शब्दार्थ संधात्री, सर्व ज्ञान प्रदायिनी, सर्वदा सर्वतः पातु स्वर्णवर्णा सरस्वती। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणति निवेदन। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सौमिक भट्टाचार्य से कि आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आयोजन के मुख्य वक्ता प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा से मेरा निवेदन, किन्हीं कारणवश प्रधान अतिथि महोदय नहीं आ पा रहे हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय शायद लिफ्ट में या रास्ते में हैं। आज ये पूजा की इतनी जैम, इसकी वजह से कुछ विलंब के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। संस्था के मंत्री श्री बंशीधर जी शर्मा से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उपाध्यक्ष श्री महावीर जी रावत, अर्थ मंत्री श्री अरुण प्रकाश मल्लावत, आप सबसे अनुरोध कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ उद्बोधन गीत द्वारा महानगर के लोकप्रिय गायक श्री सत्यनारायण तिवारी जी द्वारा किया जा रहा है। हम सब पूरे मन से इस उद्बोधन गीत भारत वंदना में शामिल हों। श्री सत्यनारायण तिवारी। शत शत नमन भरत भूमि को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात दे रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात दे रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे, गुण निर्माण कराने को। शत शत नमन भरत भूमि को। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसके, पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात दे रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है।
इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात दे रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। पूरा वातावरण बिल्कुल भारतमय, इस वातावरण को प्रणाम। कर्मयोगी जुगल किशोर जैथलिया स्मृति व्याख्यानमाला के नवम आयोजन में श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय एवं स्मृतिशेष जैथलिया जी के प्रति स्नेह सद्भाव रखने वाले यहाँ पधारे विद्वज्जनों सुधीजनों का पुस्तकालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस नवम व्याख्यानमाला का विषय रखा गया है सशक्त एवं संगठित भारत का आधार, सचेतन हिंदू समाज। बंधुओं, आज के विषय के परिप्रेक्ष्य में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ चिंतन, मनन, हृदयंगम और आचरण में उतारने योग्य है। आँख खोलकर देखो, आँख खोलकर देखो, घर में भीषण आग लगी है। आँख खोलकर देखो, घर में भीषण आग लगी है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका वेश निहारो। उसकी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन जीवित है, जब तक दुशासन जीवित है, वेणी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि संतति जीवित हैं, माँ की लाज न लुट पाएगी। कोटि कोटि संतति जीवित हैं, माँ की लाज न लुट पाएगी। ये आश्वस्ति भरी पंक्तियाँ बता रही हैं कि हाँ, हम हैं। अटल जी एक कविता में बताते हैं कि देश हमारे लिए है क्या। हमारे लिए देश ज़मीन का टुकड़ा नहीं, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इस लंबी कविता के अंत में लिखते हैं कि इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। ऐसे देश को पुनः पुनः प्रणाम। आचार व्यवहार की भिन्नताओं, भौगोलिक विविधताओं के बावजूद अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, भूगोल, वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथों आदि के प्रति श्रद्धा ने समस्त देश में हिंदुओं को एक सूत्र में जोड़े रखा है। भाषा, भूषा, भूगोल भिन्न होने पर भी वह सब लोगों को एकत्व प्रदान करती है। जो मंत्र कच्छ में पढ़े जाते हैं वही कलिंग में भी बोले जाते हैं। जो प्रार्थनाएं कश्मीर में की जाती हैं वही प्रार्थनाएं कन्याकुमारी में भी की जाती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पूजा पाठ, धर्म, संस्कार और हमारी ये परंपराएं ही हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़े रखती है। इतिहास साक्षी है
कि भारत के जिस भूखंड में जब जब वहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज असंगठित अचेतन बना है, तब तब उस भूखंड पर वह भूखंड भारत से दूर होता चला गया। सिंध, गांधार, नेपाल, ब्रह्मदेश आदि एक समय भारत का अंग हुआ करते थे, पर आज ये सब अलग अलग राष्ट्र हैं। हिंदू समाज का केवल संख्या के बल पर बहुसंख्यक होना ही सशक्त राष्ट्र के लिए पर्याप्त नहीं। सचेतन हिंदू समाज ही देश की दुर्बलता का उपचार कर सकता है। सचेतन अर्थात अपने पराये की पहचान, अपने शत्रु एवं मित्र के प्रति सचेत हिंदू समाज, इसी स्थिति में सशक्त एवं समृद्ध भारत का निर्माण संभव है। अन्यथा गंगा जमनी संस्कृति के झूठे नारे लगाने वाले हिंदू समाज के बहुसंख्यक होते हुए भी उन्हें घोर तंद्रा में डूबा हुआ ही कहा जाएगा। ऐसी ही स्थिति में प्रखर चिंतक, समर्पित राष्ट्रभक्त और आज जिनकी स्मृति में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैथलिया जी ने चीन के आक्रमण के समय हिंदू समाज की निष्क्रियता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था कि प्रतिकार बिना नगराज शांति नहीं पाएगा, प्रतिकार बिना नगराज शांति नहीं पाएगा। गांव से लेकर महानगर तक, वक्तव्य से लेकर कर्तव्य तक, संकलन से संचालन तक, भावुकता से कर्मठता तक फैले कर्मयोगी जुगल किशोर जैथलिया जी के संसार से हम सारे कमोबेश परिचित हैं। सुदूर राजस्थान से यहाँ आकर उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई, अपितु कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला का उन्होंने सृजन किया। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को वो कब और कैसे आगे बैठा देते थे, ये उन्हीं का करिश्मा था। वे समाज एवं साहित्य के प्रेरक ज्योति वलय थे। बोलने का उनका अपना एक विशिष्ट अंदाज था। कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ने पर हिंदुओं के साहस और सचेतनता से आश्वस्त होकर उन्होंने लिखा था, कितनी बाधा कितने बंधन साहस से तुमने खोले, कितनी बाधा कितने बंधन साहस से तुमने खोले, माना जगने भूत वही जो सर पर चढ़कर बोले, माना जगने भूत वही जो सर पर चढ़कर के बोले, वर्ष 500 के कलंक को धोया 5 घड़ी में, वर्ष 500 के कलंक को धोया 5 घड़ी में, यह गाथा इतिहास लिखेगा सोने के अक्षर में, यह गाथा इतिहास लिखेगा सोने के अक्षर में। बंधुओं, भारत आज अनुकरण और मानसिक विकलांगता की लीला भूमि बन गया है। हिंदू विरोधी ताकतें देश को संगठित, सशक्त और समृद्ध नहीं होने देना चाहती। ऐसे परिवेश में समय की पुकार को देखते हुए पुस्तकालय ने निर्णय लिया और यह विषय आज के लिए निर्धारित किया गया। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं स्मृतिशेष जैथलिया जी के प्रिय बंधु एवं राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सौमिक भट्टाचार्य। बुद्धिजीवियों में अपनी पैठ रखने वाले सौमिकदा न केवल कुशल राजनेता हैं, बल्कि एक प्रखर चिंतक भी हैं। बंगाल विधानसभा में बशीरहाट दक्षिण से विधायक एवं भाजपा पश्चिम बंगाल के मुख्य प्रवक्ता का पद सुशोभित कर चुके सौमिकदा को आज अध्यक्ष के रूप में अपने बीच पाकर हम सचमुच आनंदित हैं। मैं अनुरोध कर रही हूँ पूर्व उपाध्यक्ष श्री नंद कुमार लड्ढा से कि वे आएं और अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। बंधुओं, यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज के आयोजन के प्रधान अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे हैं रायपुर से पधारे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा।
बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं माता पिता से विरासत में प्राप्त अध्यात्म, सेवा, साहस एवं प्रेम पूर्वक जीने के संस्कारों ने घोर कठिनाइयों भरी विषम परिस्थितियों में भी आपको कभी विचलित नहीं होने दिया। स्पष्टवादिता, निरभिमानता एवं राष्ट्रीयता जैसे दिव्य गुणों को देखकर मुझे एक पंक्ति जो याद आती है वो पुनः माननीय अटल जी की ही पंक्ति है कि आपकी राष्ट्रीयता को देखकर हमेशा मैं वो पंक्ति दोहराती हूँ कि आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। मूल्यनिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकारिता के संवाहक, छात्र वत्सल प्राध्यापक, व्यक्ति से मनुष्य बनने का रसायन तैयार करने वाले, अपने हर छोटे बड़े कार्य का श्रेय अपनी पत्नी को प्रदान करने वाले, पांचजन्य के पूर्व संपादक, नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, संप्रति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति हैं। आज प्रधान वक्ता के रूप में उन्हें अपने बीच पाकर हम आह्लादित हैं। मेरा सादर अनुरोध डॉक्टर कमल कुमार से कि वे आएं और अंग वस्त्र पहनाकर अपनी श्रद्धा समर्पित करें। प्रेक्षागृह में उपस्थित बलदेव भाई के जीवन की प्रेरक और पूरक श्रीमती हर्षलता शर्मा जी का भी मैं पुस्तकालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। अनुरोध करती हूँ श्रीमती अलका काकड़ा से कि वे मुक्ता माल पहनाकर आपका अभिनंदन करें। अनुशासन, न्याय और मनुष्यता के मानक कहे जा सकते हैं हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि। आज के विषय के अनुरूप आपकी सदैव एक ही अभिलाषा रहती है कि मेरा देश कैसे शक्ति संपन्न बने, समृद्ध बने, प्रतिभा संपन्न बने। कर्तव्य की प्रेरणा और दायित्व का बोध आपकी प्रेरक शक्ति है। एक सच्चे समाज सेवी की क्षमता से परिपूरित एवं आदर्श संरक्षक की प्रतिभा से विभूषित, भारतवर्ष में सुप्रतिष्ठित आयकर सलाहकार के रूप में सुविख्यात जुगल जी के अनन्य हितैषी श्री सज्जन कुमार तुलसियान को हम आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकर सचमुच आश्वस्त हैं। मैं अनुरोध कर रही हूँ पूर्व साहित्य मंत्री श्री योगेश राज उपाध्याय से कि वे आएं और अंग वस्त्र पहनाकर आपका अभिनंदन करें। मंचासीन अतिथियों से मेरा निवेदन है कि जैथलिया जी के चित्र पर पुष्पार्पण कर अपनी श्रद्धा निवेदित करें। जैथलिया जी के प्रिय कवि रहे हैं बंशीधर शर्मा जी, और बंशीधर जी की लिखी दो पंक्तियाँ, धर्म कर्म के युगल रूप कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ अभिराम। धर्म कर्म के युगल रूप कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ अभिराम। प्रेरक युवा चेतना के तुम स्वीकारो सादर प्रणाम। प्रेरक युवा चेतना के तुम स्वीकारो सादर प्रणाम। स्वीकारो सादर प्रणाम। अनुरोध संस्था के सुयोग्य सचिव, सुप्रतिष्ठित कवि एवं सहृदय व्यक्ति श्री बंशीधर शर्मा जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित जुगल किशोर जैथलिया स्मृति व्याख्यान माला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष एवं मार्गदर्शक जैथलिया जी की स्मृति में आयोजित होने वाली वार्षिक व्याख्यान माला श्रृंखला में ये 9वां कार्यक्रम है। उनकी पावन स्मृति
अक्षुण्ण रखने का कुमार सभा का ये विनम्र प्रयास है, जिसमें समय समय पर विद्वानों ने अपनी वक्तृता से उनके कार्यों को, उनके आदर्श को संपोषित किया है। कर्मयोगी जेठलिया जी की स्मृति में समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। सेवा भाव सचेतन तनमन, सेवा भाव सचेतन तनमन, राष्ट्रभक्ति का भाव प्रबल, ध्येय साधना के साधक बन, कर्तव्य मार्ग पर रहे अटल। धर्म कर्म के पावन पथ पर सदा कर्म योगी चलते हैं, ऐसे ही नरपुंगव मानव युग का इतिहास बदलते हैं। आज हमारे आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रबुद्ध विचारक और जनप्रिय नेता एवं सांसद माननीय श्री समीक भट्टाचार्य जी। उन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारा निवेदन स्वीकार किया। इसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं 5 जन्य के पूर्व संपादक कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्रखर चिंतक श्री बलदेव भाई जी शर्मा, जो रायपुर से इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। उन्होंने आज के आयोजन को मुख्य वक्ता का पद स्वीकार कर हमारा स्वीकार किया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हमें आज के ज्वलंत विषय सशक्त एवं संगठित भारत आधार है सचेतन हिंदू समाज पर उनके सुचिंतित विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय सामाजिक संचेतना को चुनौती भरे वातावरण में उसके अस्तित्व को रूप रखने के लिए हमारे प्रयत्नशील है। सनातन संस्कृति का रक्षण और संपोषण हमारा सदैव ध्येय रहा है। श्री बलदेव भाई के विचार निश्चय इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बंधुओं, आज के विशिष्ट अतिथि श्री सज्जन कुमार जी तुलसियान तो कुमार सभा पुस्तकालय से अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। ये हमारे संरक्षक अभिभावक हैं, तब उनके मार्गदर्शन का हमें सदैव सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। वरिष्ठ आयकर सलाहकार अपनी व्यस्तताओं के बावजूद पुस्तकालय की गति और प्रगति में अमूल्य मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका सहयोग मिलता रहा। ये हमारा सौभाग्य है। हम अपनत्व की भावना से श्री सज्जन जी तुलसियान का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बंधुओं, जेठलिया जी की चर्चा हो रही है तो एक बात बता ही दूं कि जेठलिया जी को जब जब देखती थी तब एक पंक्ति दिमाग में कौंधती थी कि यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। शालीनता, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता, सचेतनता, प्रचंड राष्ट्रीयता, समाज सेवा तथा सत साहित्य के प्रति गहन अध्ययन की प्रवृत्ति एक साथ किसी इंसान में होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। आज उन्हीं के प्रिय विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिंगारी, अमर आग है, अमर आग है। हम सभी चाहते हैं कि भारत माँ का मस्तक ऊंचा हो, सशक्त हो, समृद्ध हो। एकजुट होने की यह चिंगारी आग में बदले। मैं सविनय प्रार्थना कर रही हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी से कि वे आएँ और अपना वक्तव्य प्रदान करें। के समारोह की संचालिका माँ सरस्वती डॉक्टर तारा दुग्गड़, अध्यक्ष श्री समीक भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध विचारक एवं सांसद, श्री बलदेव भाई शर्मा मुख्य वक्ता, पांचजन्य के पूर्व संपादक एवं प्रखर चिंतक, प्रधान अतिथि श्री अशोक कुमार चक्रवर्ती एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, और मेरे भाई बहन बच्चे, आज हम एक गहन चिंतन के लिए इकट्ठे हुए हैं कर्मयोगी जुगल किशोर जेठलिया जी की स्मृति में। आज का
जो सब्जेक्ट है वो है सशक्त एवं संगठित भारत का आधार सचेतन हिंदू समाज। बड़े ही दुख की बात है कि इस देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन हुआ टू नेशन थ्योरी पे। ये कहा गया कि हिंदू एक नेशन है और मुस्लिम एक नेशन है। हमारे जो प्रवर्तक थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने सब कुछ मानते हुए भी हिंदू समाज के लिए अमान्य कर दिया। उन लोगों ने जिन्होंने कहा था कि हम सेपरेट नेशन हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस देश का विभाजन होना चाहिए और हमें एक अलग देश दिया जाना चाहिए, राष्ट्र दिया जाना चाहिए। इस विचार को मानते हुए लाखों लोगों के बलिदान देते हुए, लाखों नारियों के सतीत्व और स्वामित्व को नष्ट करते हुए भी हमने इस नेशन को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। ये हमारे देश की, हमारी नीतियों की, हमारे नेताओं की सबसे बड़ी भूल थी। हमारे ही समकक्ष खड़ा है 1948 में पैदा हुआ एक राष्ट्र। 2000 बरस पहले उन्हें उनकी जमीन से जमींदोज कर दिया गया था। वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे और उनके ऊपर में बहुत अत्याचार होता था। हिटलर ने तो उनका नरसंहार कर दिया था। उनको एक जगह दी गई, आस्ते आस्ते उन्होंने उसे अपने नेशन में कन्वर्ट किया और 1948 में एक राष्ट्र तैयार हुआ जिसका नाम हुआ इजराइल। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, चारों तरफ अत्याचार और अन्याय करने वाले लोगों से घिरा हुआ। मुट्ठी भर लोग, आज भी उनकी जनसंख्या केवल 98 लाख है, जिसमें यहूदियों की जनसंख्या केवल 80 लाख है। चारों तरफ से आक्रमण झेलते हुए उन्होंने अपने दुश्मनों का ऐसा नाश किया, ऐसा नाश किया कि आप देख रहे हो किस तरह से वो हजबुल्ला को मार रहे हैं, किस तरह से गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टाइन के बदमाशों ने जिन्हें उनके साथ में अत्याचार किया था उनको मारा। हमें कुछ सीखना चाहिए उनके साथ पास। हमारे पास एक राष्ट्र है, हमारे पास एक भूमि है, हमारे पास एक संस्कृति है, हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे जो नायक हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि वो आप में स्मरण मात्र से प्राण भर देते हैं। उसके बावजूद क्यों नहीं हम जग पाते हैं, क्यों नहीं हम तैयार हो पाते हैं? आपका जो सब्जेक्ट है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ भारत बटा, आप क्यों बटने देते हो? अब बटने के लिए दायी आप हो। आप अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं देते हो? शिवाजी जब पैदा हुए तो उन्होंने संस्कार जीजाबाई के गोद से पाया। उनकी माँ ने उसे संस्कार दिया बहादुर बनने का, ताइयों को नाश करने का, और शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ तो उन्होंने मुगलों के आक्रमण को देखा था, उन्होंने मुसलमानों के आक्रमण को झेला था उनके पूर्वजों ने। तो उनमें वो संगठन शक्ति थी, उनमें वो बहादुरी थी कि उन्होंने उनको उखाड़ फेंकने के लिए घनघोर प्रयत्न किया। मैं हारने के बावजूद फिर से उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और बहुत से चित्तौड़ के एरियाज को फिर से जीत दिया। वो हमारी प्रेरणा है। उन प्रेरणाओं के बावजूद हम भूल जाते हैं कि हम एक समाज के पार्ट हैं। इसलिए आज
अब बंगाल में 70% हो, फिर भी आप डरे हुए हो। आपको लगता है कि आपको यहां से भागना पड़ेगा, आपको लगता है कि आप यहां पर नहीं रह पाओगे 70% होने के बावजूद। क्यों भाई, क्यों नहीं संगठित होते हो? क्यों नहीं अपने आप को तैयार करते हो? बाधाओं और विपदाओं से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हो? जब तक आप अपने आप को संगठित नहीं करोगे, जब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, जब तक उनको लड़ना नहीं सिखाओगे, जब तक आप अपने आप को ये विश्वास नहीं दिलाओगे कि ये आपकी जगह है, ये आपका देश है, कि इस जगह पे आपको रहना है और आपके स्वामित्व में ही सबको रहना है, तब तक आप अपने आप को सशक्त नहीं बना सकते। आज हिमाचल में जब शिमला में एक मस्जिद खड़ी कर दी गई, हिंदुओं ने विरोध पैदा किया, वहां की सरकार बोली कि नहीं, सबको नाम पट्टी करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। वो खुद आकर के बोल रहे हैं कि मैं इसके 3 तल्लों को तोड़ दूंगा, लेकिन हिंदू समाज उसके बावजूद भी तैयार नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में, देहरादून में भी 3 दिन पहले इसी तरह की आवाज उठी है। इसलिए आप लोगों को जागृत होने की जरूरत है, इस देश को बचाने की जरूरत है, इस देश में फिर से एक संघर्ष तैयार करने की जरूरत है, अपने बच्चों में वो शौर्य निर्माण करने की जरूरत है, जिससे कि ये देश आपका है, इस देश की सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है। हमारा 5000 बरस पुराना इतिहास है। हम राम और कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं और उनके शौर्य के बारे में पढ़ते हैं, हम शिवाजी और विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी हम शौर्यवान नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आज का जो विषय है बहुत सार्थक है। हमारे आने वाले जो वक्ता हैं वो आपको विस्तार में इसके बारे में बताएंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने बात में विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले के समाचार पत्र में योगी जी ने भी लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, कि हम बंटे थे इसलिए कटे थे। तो हमें बंटना नहीं है। सिर देकर ही स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ता, सिर देकर ही स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ता, तलवारों पर चढ़कर ही इस घर में आना पड़ता, तलवारों पर चलकर ही इस घर में आना पड़ता। पल भर सोए जहाँ, पल भर सोए जहाँ, वहीं इतिहास पुराना पड़ता। देखिए, अगली पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहूँगी कि पल भर सोए जहाँ, वहीं इतिहास पुराना पड़ता। एक चूक के लिए पीढ़ियों तक पछताना पड़ता, एक चूक के लिए पीढ़ियों तक पछताना पड़ता। लाख आंसुओं से न धुलेगा फिर धरती का दाग, घर में अरगल लगा शांति से सोने वाले जाग, घर में अरगल लगा शांति से सोने वाले जाग। कवि गुलाब खंडेलवाल की इन पंक्तियों के साथ मैं सादर अनुरोध कर रही हूँ समारोह के प्रधान वक्ता प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा से कि वे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सौमिकदा, पत्रकार लिखने में ज़्यादा माहिर होता है, माइक पकड़ने में कम होता है। आदरणीय तुलसियान जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित मित्रों, अभी तारा जी ने, वंशीधर जी ने और आदरणीय तुलसियान जी ने बहुत सारी बातें, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखे हैं। तो विषय तो पूर्ण हो गया, अब बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है
मैं अपने वक्तव्य के रूप में उसे रखने का प्रयास करूंगा। आदरणीय जैथलिया जी का स्मरण हम सबको हमेशा प्रेरणा देता है। और जिस विषय पर आज हम विमर्श करने के लिए बैठे हैं, जैथलिया जी का पूरा जीवन न केवल उसके लिए समर्पित था, बल्कि उन्होंने उसी विचार को लेकर अनेक विरोधों का सामना करते हुए अपना जीवन जिया। उनकी पुण्य स्मृति में ये पिछले 8-9 वर्षों से आयोजन हो रहा है, और इसके माध्यम से भी जैसे जैथलिया जी अपने जीवन में प्रतिदिन समाज जागरण के लिए कार्य करते रहे, वैसा ही ये आयोजन इस कोलकाता महानगर के लिए प्रेरणा बिंदु बन गया है। मैं आदरणीय जैथलिया जी की स्मृति को बहुत आदर के साथ नमन करता हूँ, और बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय की सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ कि आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने जिस पौधे को सिंचित किया, जैथलिया जी ने उसको फलने फूलने में अपनी सारी शक्ति लगा दी, और उनके बाद जिन लोगों ने इस दायित्व को संभाला वो पूरे मनोयोग से उस संकल्प को पूरा करने में लगे हैं जिसे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने देखा और जैथलिया जी ने जिसके लिए अपना जीवन लगाया। मित्रों, जब हम राष्ट्र का विचार करते हैं, जैसे इस विषय में कहा गया है सशक्त भारत का निर्माण, तो राष्ट्र का निर्माण बातों से नहीं होता, उद्बोधनों से नहीं होता, उत्तेजना से नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण उन मूल्यों को जीवन में धारण करने और उनके लिए सर्वस्व झोंक देने से होता है, जिन मूल्यों के कारण उस राष्ट्र को हमारे ऋषियों ने खड़ा किया। विष्णु पुराण में बड़ी सुंदर पंक्ति हमारे ऋषि ने लिखी, भारत ऋषियों का देश है। आप कुछ भी व्याख्या करें सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन भारत की पहचान को खत्म नहीं कर सकते। अंग्रेजी शासनकाल में उपनिवेशवाद की मानसिकता से एक विद्रूपित भावना हमारे मन मस्तिष्क में भर दी गई। भारत तो मिश्रित संस्कृतियों वाला देश है। इस देश में वामपंथियों ने इस विचार को ठोक ठोक कर मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन भारत मिश्रित संस्कृतियों का देश कैसे हो जाएगा? भारत की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक पहचान है, और उस पहचान के कारण 200 वर्षों की ब्रिटिश पराधीनता के बावजूद और 1947 में भारत की स्वाधीनता से अब तक जिस औपनिवेशिक मानसिक गुलामी का पोषण किया गया, उसके बावजूद पूरी दुनिया भारत की ओर नेतृत्व की निगाह से देख रही है।
ये भारत का पूर्णोदय काल है। आप देखिए विडंबना, नियति किसी को छोड़ती नहीं है। हम अपने मन से व्याख्याएं कर सकते हैं, लेकिन नियति नहीं छोड़ेगी। जो अंग्रेज गौरवान्वित होते थे कि भारत को हमने पराधीन बना लिया, स्वामी विवेकानंद ने पूरे यूरोप में घूम घूम कर ललकारा कि तुम गर्व मत करो कि भारत को तुमने पराधीन बना दिया, भारत फिर उठेगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर और तुम सब फिर भारत के सामने नतमस्तक होगे। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आज उन्हीं ब्रिटिशर्स का वंशज, दुनिया का जाना माना इतिहासकार, समाज विज्ञानी अर्नाल्ड टाइनबी अपनी किताब ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में लिख रहा है कि आज दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। औद्योगिक क्रांति से जो संपन्नता दुनिया में आई, उसने सारे देशों को स्वार्थ के टकराव और संघर्ष में आमने सामने खड़ा कर दिया है। और टाइनबी लिखते हैं, मित्रों, इस परमाणु युग में दुनिया को विनाश से अगर कोई बचा सकता है, वो भारत का विचार है। उन्हीं अंग्रेजों का वंशज जो कभी लिखा करते थे, ये कलकत्ता तो केंद्र रहा उनका, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उन्हीं अंग्रेजों का वंशज लिख रहा है कि भारत के बिना दुनिया का कल्याण नहीं है। तो भारत की संस्कृति को मिश्रित संस्कृति कहकर उपहास उड़ाने वाले, हमें भ्रमित करने वाले लोग ये भूल जाते हैं। आज जिस संविधान की रक्षा की दुहाई दी जाती है, वो कभी उस किताब को खोलकर देखें जो भारत के लोकतंत्र की गीता है। इसी पश्चिम बंगाल के महान चित्रकार नंदलाल बोस ने संविधान की जो पहली प्रति प्रस्तुत की गई, स्वीकृत की गई, उसमें 22 चित्र बनाए हैं उन्होंने और उनके शिष्यों ने। और पहला चित्र है पुष्पक विमान से माता सीता के साथ अयोध्या की धरती पर उतरते हुए श्री रामचंद्र जी का। अब भारत की संस्कृति को मिश्रित संस्कृति कहकर भ्रमित करते हैं। जिस एक सिद्धांत के लिए भारत को सामाजिक स्तर पर बांटने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया और जिसे कम्युनिस्टों ने पूरी जिंदगी पोसा, उस आर्य बाहर से आए थ्योरी को, जिन्हें हम संविधान निर्माता मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने खारिज कर दिया। आप पुस्तक पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई। तो ये सारे भ्रम फैलाकर भारत के सशक्तिकरण को षड्यंत्र पूर्वक कमजोर करने की कोशिशें हुई। लेकिन भारत तो भारत है मित्रों, इसको आप मिटा नहीं सकते। और भारत जिस तरह से पूरे विश्व में अपने पूर्णोदय काल में खड़ा हो रहा है, आज पूरी दुनिया जब एक दूसरे के जान की दुश्मन बनी हुई है, तब वो भारत की ओर देखते हैं कि भारत आएगा, हमारा बीच बचाव करेगा, हमारे युद्ध को रोकेगा, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रूस हो। ये भारत के सम्मान और सशक्तिकरण की पहचान है। ये हमारे समाज की शक्ति के बल पर खड़ा हुआ। मैं लंदन गया था, जब नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था, तो बहुत प्रवास करने का अवसर मिलता था। तो वहाँ मैंने देखा, कार से जाते हुए, एक बड़ी सी बिल्डिंग, बहुत बड़ा परिसर, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची बाउंड्री। तो मेरे साथ वहाँ के एक मित्र थे, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है।
उन्होंने कहा कि ये म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। और बातें करते करते फिर वो उसका मुख्य द्वार आ गया। हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमको तो आगे जाना था। तो उस पर मैंने चलते चलते देखा, लिखा है हिस्ट्री फॉर फ्यूचर। आप देखिए बदमाशियाँ, हम जागृत ही नहीं हैं। हम सोच लेते हैं कि अरे इन बातों में क्यों पढ़ना, खाओ कमाओ, बच्चों को पालो, बड़े करो। लेकिन हमारी इसी मानसिकता ने उस देश को, जो विश्वगुरु था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों के आने के समय तक विश्व की जीडीपी में जिसका 25 से 30% हिस्सेदारी थी, महाराजा रणजीत सिंह ने, ये कोई मेरे आपके बोलने की बातें नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है, अफगानिस्तान से आगे तक भारत राष्ट्र की पताका फहराई। कोहिनूर का हीरा अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह के बेटे से छीन कर ले गए। ऐसा महान राष्ट्र, सारा विश्व जिसे पथ प्रदर्शक के रूप में देखता था, वो पराधीन हो गया। केवल इसी कारण हमने राष्ट्र की चिंता छोड़ दी। सचेतन हिंदू समाज, समाज की चैतन्यता खत्म हो गई। हम अपने में मशगूल हो गए और बस तालियां बजाते रहे। हाँ, भगत सिंह का बलिदान हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। ये चैतन्य जागृत होना, आज देखिए बड़ी विडंबना है। यहाँ लिख दिया गया सचेतन हिंदू समाज, तो कई लोगों को लग सकता है कि अरे हिंदू हिंदू की बात क्यों करते हो। अभी अटल जी का उल्लेख हुआ, अटल जी ने कितने गौरव के साथ वो कविता लिखी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी से बड़ा राष्ट्रभक्त, सामाजिक समरसता का प्रतीक और कौन कौन हुआ है इस देश में भारतीय राजनीति के इस आधुनिक युग में, मुझे बताइए आप। वही अटल जी हिंदुत्व के प्रति समर्पित कविता लिखते हैं, तो अटल जी सांप्रदायिक हो गए। हिंदू समाज की बात करना ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये भारत की पहचान को सुदृढ़ करने की बात है। जो लोग किताबें लिख लिख कर हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान स्वाधीनता सेनानियों के बारे में लिखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जैसी किताबों में, कि ये लोग उसमें वो शब्द मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बात का हिस्सा है टेररिस्ट। आप इन लोगों को टेररिस्ट कहेंगे तो भारत की राष्ट्रभक्ति हमारी नई पीढ़ी में कहाँ से जगेगी। किताबों में लिखकर हमें पढ़ाया जाता रहा भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये अनेक संस्कृतियों का मिश्रित देश है। भारत की जिस पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया, अटल जी ने ललकार कर कहा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही भारत का परिचय है, यही भारत की पहचान है। और उसका जब हम उल्लेख करते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं करते। हम हिंदू की, हिंदुत्व की बात करते हैं
तो भारत के सशक्तिकरण के लिए। अभी हमारे कई मित्रों ने कहा कि भारत के जिस हिस्से में हिंदू कम हो गया वो हिस्सा देश से कट गया। हिंदू समाज भारत की पहचान है। मैं चीन गया था एक बार, तो वहाँ मुझे एक फ्रेंडशिप अवार्ड शील्ड दी गई। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने दिए कार्यक्रम में, और उस पर 2 प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। चीन का प्रतीक चिन्ह पैगोडा, पैगोडा आप जानते हैं भगवान बुद्ध के जो बौद्ध मंदिर हैं उसका प्रतीक है, और भारत का प्रतीक था ताजमहल। भारत का प्रतीक सोमनाथ मंदिर क्यों नहीं हो सकता? भारत का प्रतीक स्वर्ण मंदिर क्यों नहीं हो सकता? राम मंदिर तो बाद में बना, लेकिन ताजमहल भारत का प्रतीक बन गया। ताजमहल भारत की पहचान नहीं है। पहचान को जानबूझकर सेक्युलरिज्म के नाम पर मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन भारत की पहचान मिटी क्या? सारी दुनिया आज फिर से भारत के चरणों में नतमस्तक होने को आतुर है। जरूरत इस बात की है, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग आज के विषय में किया गया है, सचेतन। बिहारी बड़े श्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर, मैंने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, और मेरे आयु के बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी जो हिंदी किताब थी उसमें बिहारी के दोहे, रसकान की कविताएं, रहीम के दोहे, ये सब पढ़ाई जाते थे। अब तो पढ़ाई लिखाई बड़ी टेक्निकल हो गई है, लेकिन उस समय हमने पढ़ा है। तो बिहारी का बड़ा सुंदर दोहा था। एक इत्र बेचने वाला है, वो गांव-गांव, कस्बे कस्बे जाता है और अपना इत्र बेचने के लिए वो थोड़ा सा उसमें से फोहा, रुई का जो होता है, उसमें लगाया और उसके हाथ पे ऐसे, कोई को कहता था नहीं फोहा नहीं, थोड़ा सा टपका दो इस पर, टपका दिया ताकि मेरा इत्र खरीदें। लेकिन देखिए बिहारी ने लिखा है, कर ले सूंघ सराह के सबे गहि रहे मौन, गंधी गंध गुलाब को गमई गाहक कौन। हाथ में, अरे वाह क्या बड़ी खुशबू है, दिल महक गया, बहुत सुंदर है, और चल दिए। किसी को खरीदना नहीं है इत्र, किसी को नहीं खरीदना है। वाह वाह बहुत अच्छा। और कुछ तो और चतुर निकले। बिहारी से उससे गंधी से कहा कि थोड़ा टपका दो इस पर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। टपका दिया, चाट लिया उसको। तो बिहारी ने लिखा है कि उसकी मिठास की तारीफ करने लगे वो, लेकिन लेना देना कुछ नहीं है। हम जय जयकार करेंगे, तालियां बजाएंगे, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन शिवाजी हमारे घर में पैदा न हो जाए, भगत सिंह हमारे घर में पैदा न हो जाए। हम अपने बच्चों को बहुत छोटी आयु से, जब वो प्रिपरेटरी में ही जाने लायक होते हैं, उनके दिमागों में भरते हैं तुम्हें इतने % लाने हैं। माताजी पिताजी तो कारोबार में, नौकरी में लगे रहते हैं, कमा के लाना है, लेकिन माँ इतने लाने हैं। बड़े स्कूल में दाखिला नहीं होगा, बड़ी डिग्री, बड़ी नौकरी, कारपोरेट स्टैंडर्ड, बड़ा पैकेज। अखबारों में आप खबरें पढ़ते होंगे कि अमुक संस्थान के अमुक विद्यार्थी को इतने करोड़ का पैकेज मिला है।
बड़े खुश हो जाते हैं। घर वाले तो, पड़ोसी भी, घर हमारे मोहल्ले में रहता है ये बच्चा, है देखा आपने। पैकेज जिंदगी बन गया है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, क्षमा करें मुझे, जो अपने बच्चों को सिखाते हैं ये देश तुम्हारा है, इसके लिए तुम्हें जीना है, इसका खोया हुआ गौरव वापस करने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर देना है। हम कभी सिखाते हैं अपने बच्चों को? अब्दुल कलाम, उनको बहुत आदर के साथ हम याद करते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इंडिया विजन 2020, और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए कैसा देश छोड़कर जाना चाहते हैं। जब हम बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि देश के निर्माण में तुम्हारी कोई भूमिका है, तुमको वैसा बनना है ताकि तुम भारत की पहचान को कायम रख सको, जिसके लिए अर्नाल्ड टाइनबी कहता है कि सारी दुनिया को अगर कोई बचा सकता है वो भारत का विचार है। अगर हम अपने बच्चों के मन मस्तिष्क में ये भावबोध को रोपित नहीं करेंगे तो भारत का विचार बचेगा कहाँ से? भारत का विचार गीता में है, भारत का विचार रामायण में है, भारत का विचार श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, भारत का विचार जैन आगमों में है। उस विचार को बचाना है तो हिंदू समाज को सचेतन बनना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई शर्त नहीं है। और इसलिए जब हिंदू की बात करते हैं हम, भारत के सशक्तिकरण की बात करते हैं, किसी के विरोध में नहीं है। सर्वेषाम अविरोधेन, हमारे ऋषि ने भारतीय चिंतन परंपरा का सूत्र दिया, सर्वेषाम अविरोधेन। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दुर्बल था और सब उसको धक्का मारते थे। कमजोर को कौन पूछता है, हैं? सब टहोका देकर चलते हैं, हट। जो थोड़ा बलवान है उससे बच के चलते हैं। तो बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं कुछ। तो किसी ने कहा, अरे थोड़ा सा दंड बैठक करो, जरा बलिष्ठ बनो। उसने कहा ठीक है। उसने चबूतरे पर, अब तो ऐसे मकान बन गए हैं कि अपनी जो जगह है वो तो छोड़िए, सड़क में से भी 2 फुट जगह अपने मकान के अंदर कर लेंगे, बाद में भले ही तोड़ दे प्रशासन उसको, लेकिन पहले अपनी जगह में 2-4 फुट जगह आगे छोड़कर चबूतरा बनाया जाता था, उस पर लोग बैठते थे। मैं तो गांव में पैदा हुआ, वहाँ मैंने देखा है। तो उसने चबूतरे पर खड़े होकर और तेल मालिश करके दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया और थोड़ा सा दूध पीना शुरू किया। जब 4-6 दिन तक तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बेवकूफ़ है। लेकिन जब 10-12-15 दिन हो गए, आस पड़ोस के लोगों को चिंता होने लगी कि अरे लगातार दंड बैठक कर रहा है। उन्होंने कानाफूसी की, उसके घर में क्या हो रहा है ये भी पता किया, तो दूध आना जरा बढ़ गया है, मात्रा दूध पीता है आधी बाल्टी। उनको फिर चिंता हुई। उन्होंने कहा कि ये ताकत बटोर रहा है और हमको कूटेगा। उसके मन में नहीं था, लेकिन वो अपनी तैयारी कर रहा है, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर रहा है, आत्मरक्षा के लिए सजग, सचेतन और सशक्त बनने की कोशिश कर रहा है। तो आस पड़ोस के लोगों को दर्द होने लगा कि हो न हो ये हमको कूटने के लिए, हमको मारने के लिए, हमारा घर हथियाने के लिए ताकत इकट्ठी कर रहा है। और उसका विरोध शुरू हो गया और इतना विरोध होने लगा कि पंचायत हुई और उसको पूछा। उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही, बोले ऐसे ही नहीं कर रहे हो तो हम सब समझ रहे हैं। और अंत में उस पर दबाव डाल के दंड बैठक बंद करा दिए।
बेचारा फिर पतला दुबला ही रह गया। इन षड्यंत्रों को समझना है कि जैसे ही हम भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हमको सांप्रदाय कहकर, फाशिस्ट कहकर डरा दिया जाता है और हम मन से बड़े भोले हैं। हम सोच लेते हैं छोड़ो, काय को झंझट में पड़ना, अपने बाल बच्चे पालने हैं। इस देश में 1947 के बाद जिस औपनिवेशिक गुलाम मानसिकता का परिष्कार होना चाहिए था, शिक्षा और बौद्धिक संस्थानों के माध्यम से वो परिष्कार जानबूझकर नहीं होने दिया और हमारे बच्चों को अकबर महान, सिकंदर महान, छत्रपति शिवाजी, पहाड़ी चूहा, ये सब पढ़ाया जाने लगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनको रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था उस समय, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट पढ़ाया जाने लगा ताकि हम भारत के समाज को हतबल कर सकें, उसे आत्महीनता के गर्त में धकेल सकें। और हम सोते रहे। विवेकानंद का बड़ा, विवेकानंद तो मैं तो बहुत, कलकत्ता तो बहुत बाद में आदरणीय जयथालिया जी के स्नेह के कारण आना शुरू हुआ। बचपन में पढ़ाई के दौरान बंगाल और कलकत्ता का जो साहित्य मैंने पढ़ा, अभी मैं तारा जी को रास्ते में बता रहा था कि मैंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, विमल मित्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, इतना साहित्य अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है कि पूरी कलकत्ता की गली गली मेरे मन मस्तिष्क में अंकित है। इतने गौरव की ये धरती है, यहाँ बंकिम चंद्र पैदा हुए। तो इस गौरव को हम भुला देंगे? अभी मैं कल खड़गपुर में था, कितना आनंद होता है स्मरण करके और लगता है पूरा जीवन इस विचार के लिए लगा दो। मैं खड़गपुर IIT में था कल, वहाँ एक कार्यक्रम में व्याख्यान था मेरा, तो वहाँ का हमारा एक मित्र प्रोफेसर, उसने कहा कि सर आपको थोड़ा घुमा के लाता हूँ अंदर परिसर। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया कि ये लेडीज़ जेल है। जो खड़गपुर IIT का कैंपस है, वो पूरा कैंपस अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कारागार था। जैसे अंडमान में काला पानी बनाया भारत के देशभक्त क्रांतिकारियों को मार डालने के लिए, उस तरह, क्योंकि ये बहुत जहरीला इलाका था, जो क्षेत्र था मिदनापुर जिले का, वो बहुत जहरीला इलाका, वहाँ करैत और इस तरह के जो भयंकर सांप हैं वो सब मिलते थे। ऐसे बिच्छू मिलते थे को डंक मार दें तो आदमी मर जाए। जानबूझकर उसको कारागार कैंप के रूप में विकसित किया। उसकी दीवारें आज भी वहाँ हैं, कभी आपको मौका लगे जाकर देखिए। जानबूझकर वो छोटी छोटी जो बैरक्स बनाई हुई हैं, तो उसमें वो छोड़े गए हैं मोखे। मोखा आप जानते होंगे, खुली जगह। तो मैंने पूछा कि छोटी छोटी कोठरियाँ हैं, ये हवा आने के लिए कैदी जो भारत के देशभक्त अंदर, बोले नहीं, ये इसलिए खोल कर रखा जाता था ऐसा छेद कि इसमें से सांप घुस आए, और अंदर तो खिड़की भी नहीं थी, वो कहीं भाग नहीं सकता, तो सांप उसको डस लेगा, वहीं की वहीं मर जाएगा। मेरा सिर गौरव से वहाँ नत हो गया। ये धरती है जहाँ भारत के देशभक्तों ने अपने बलिदान देने के लिए जीवन झोंक दिया। ऐसा ये देश है, और हम भूल जाते हैं, सो जाते हैं। जागने की आवश्यकता है। इसी धरती पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए।
उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, भारत जागे विश्व जगाए। भारत को जगना पड़ेगा। उन्होंने जो उद्घोषणा की कि भारत फिर खड़ा होगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, वो सोया हुआ भारत नहीं, भारत जागे विश्व जगाए। कोई भी देश, आप कितनी भी बड़ी जीडीपी बना लो मित्रों, भारत की जीडीपी तो अंग्रेजों के आने तक रिकॉर्ड में है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, 27% जीडीपी में हिस्सेदारी थी भारत की। लेकिन भारत पराधीन हो गया ना, क्योंकि हम जागे नहीं थे, हम सोए हुए थे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं। जो समाज जागृत रहता है, सचेतन रहता है, पूरी दुनिया के सामने अग्रणी बनकर खड़ा होता है। जापान को हम देख लें, दूसरे विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फेंके गए, तहस नहस हो गया। और जब जापान के उस घटना के बाद 50 वर्ष हो गए तो जापान विश्व की अग्रणी शक्तियों में बन गया था शामिल। तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी। ये सब बातें केवल उत्साह भर देने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन की प्रेरणा है। इनक्रेडिबल जापान, और उस पुस्तक में लिखा गया है कि जापान अगर दुनिया की अग्रणी शक्तियों में से एक है तो केवल आर्थिक तरक्की के कारण नहीं, जापान का प्रत्येक नागरिक अपने देश के स्वाभिमान, अपने देश के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये मेरा देश है, इस पर आंच नहीं आने दूंगा, अपने किसी भी फायदे के लिए देश का नुकसान नहीं करूंगा। ये जो भावना है, इसने जापान को अग्रणी बनाया। सचेतन समाज का अर्थ ये होता है। हम हिंदू कहने पर सांप्रदायिक हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका जो दुनिया का चौधरी बना हुआ है, आप अमेरिका का इतिहास उठा देख लीजिए। अमेरिका में केवल 2 राष्ट्रपति कैथोलिक हुए हैं, सारे राष्ट्रपति मेन लाइन प्रोटेस्टेंट हैं, क्रिश्चियन। अमेरिका को तो कोई नहीं कहता तुम क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्यों कहते हो, क्रिश्चियन राष्ट्रपति क्यों बनाते हो। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में बोला जाता है। सेना में ये क्यों नहीं है, राष्ट्रपति ये क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं है, जाति बिरादरी पंथ। अमेरिका को बोलने की हिम्मत है किसी की? अमेरिका की ताकत है। ताकत के आगे दुनिया नतमस्तक होती है, कमजोरों के आगे नहीं। सचेतन समाज का अर्थ है जागृत समाज, शक्तिशाली समाज, ताकि भारत फिर से पराधीन न हो सके। इसकी आवश्यकता है। ये राष्ट्र जागरण की बेला है मित्रों। इसमें सोने की फुर्सत हमको नहीं है, नहीं तो हमारी संतानें उस भारत में नहीं जी सकेंगी जो दुनिया में गौरव के साथ खड़ा रहे। सिर झुकाकर जीना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते कि हमारी संतानें सिर झुकाकर जिएं, जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम किस प्रकार का देश, किस प्रकार का समाज अपनी संतान के लिए छोड़ना चाहते हैं, छोड़कर जाना चाहते हैं, हमको सचेतन होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये भारत मेरी मातृभूमि है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। ये धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये ऋषियों का देश है, ऋषि संस्कृति का देश है। ये मिश्रित संस्कृति नहीं है। जिन ऋषियों ने घोषणा की माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है, हम इसकी संतति हैं। ये केवल मिट्टी नहीं है जिसके स्मरण मात्र से भगत सिंह जैसे नौजवान योद्धा ने प्राण त्याग दिए।
और अनगिनत लोग, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने मिट्टी नहीं माना इसको। ये मातृभूमि है, कहने के लिए नहीं है। हमारा जीवन अगर इसके लिए समर्पित नहीं हुआ, नंदलाल बोस ने जिस संस्कृति का परिचय भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर राम और सीता का चित्र बनाकर दिया, उस संस्कृति का संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे, उसको भारत की पहचान नहीं बनते रहने देंगे, उसको मिट जाने देंगे, तो ये भारत भी नहीं बचेगा। जिस धरती की स्तुति में देवता गान करते हैं कि यही वो धरती है जिस पर जन्म लेकर हम देवताओं से मनुष्य बन सकते हैं और स्वर्ग पहुंच सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवता भी जिस धरती पर जन्म कर लेने के लिए लालायित रहते हैं, हमारा भाग्य है कि हमने यहाँ जन्म लिया, इस धरती की संतान हम हैं। उस जन्म को व्यर्थ न जाने दें, भारत को जाने, भारत को माने और भारत के बने, इसकी आवश्यकता है। तभी हम विश्व की जो उम्मीदें हैं कि भारत हमारा नेतृत्व करेगा। यहाँ देखिए G20 का सम्मेलन होता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश उसमें आते हैं। उसका ध्येय वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। किसी ने आपत्ति की क्या इस पर कि आपने वसुधैव कुटुंबकम क्यों रखा? ये तो हिंदुओं का प्रतीक है, ये हिंदू ऋषियों की दी हुई वाणी है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। किसी ने विरोध किया? अमेरिकन राष्ट्रपति भी उसमें आया था, क्योंकि वही भारत की पहचान है। सारी दुनिया जानती है कि ये पहचान कायम रहेगी तो भारत दुनिया को एक सूत्र में बांधने वाला राष्ट्र बन सकता है। और इसलिए यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है तो भारत बीच बचाव करेगा। हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है तो भारत बीच बचाव करेगा। विश्व की संतुलन शक्ति भारत बन गया है और इसलिए हम सबको इस विषय के प्रति बहुत जागृत रहना पड़ेगा। और मैं इस भारत माता का अंगभूत घटक हूँ, इस भावबोध के लेकर जीना सीखना पड़ेगा, अपनी संतति को ये सिखाना पड़ेगा। भारत बचेगा तो विश्व बचेगा। अंत में हमारी तारा जी तो बहुत कविताएं उनको याद हैं, वो अपने संचालन में सुनाती रहती हैं। पत्रकार, मैंने तो जब पत्रकारिता सीखी तो जब वो आते थे पत्रकार बनने के लिए लड़के, उनको पूछा जाता था तुम कविता तो नहीं करते हो? कोई कहता हाँ हाँ मैं, वो समझता था कविता करना ये मुझे फायदा देगा। वो कहता था हाँ मैं कविता करता हूँ, सुनाऊँ क्या? तो संपादक कहता था कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम कविता करते हो तो पत्रकार नहीं बन सकते। तो मैं तो कविता से दूर रहा, लेकिन ताराजी जैसे बड़े गुणी लोगों के साथ उठते बैठते कुछ कुछ सीख गया। तो एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, हमें सबको हृदयंगम करना चाहिए। ऐसा भी दिन आएगा हम महकेंगे खुशबू से, ऐसा भी दिन आएगा हम महकेंगे खुशबू से, खुली हवाएं आने दो। संकीर्णता से बाहर निकलें और हिंदू भारत की बात करते समय संकोच महसूस न करें। यह विश्व का गौरवगान करने वाला राष्ट्र है। ये संकीर्ण या सांप्रदायिक नहीं है। इसने मनुष्य बनकर जीना सिखाया सारी दुनिया को। यूनेस्को जिस ऋग्वेद को मनुष्य जाति की सर्वप्रथम पुस्तकों में से मानता है,
उस ऋग्वेद में हमारे ऋषि ने कहा मनोर्भवः मनुष्य बनो। दुनिया के कोई भी मजहब मनुष्य बनने का संदेश नहीं देता, केवल भारत की संस्कृति मनुष्य बनने का संदेश देती है, मनोर्भवः। और इसीलिए अंत में ऋग्वेद का एक सूक्त जो हमारे ऋषि ने कहा उसको बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। ऋषि कौन होता है? जो लोक कल्याण के लिए जीता है, लोक कल्याण की भावना से काम करता है। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वरविदः तपो दीक्षाम उपनिषते एतम राष्ट्रे बलम ओजस जायते। ऋषियों की लोक कल्याणकारी संकल्पना को लेकर पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस भारत राष्ट्र का उदय हुआ है। ये कभी भी हीन नहीं हो सकता, ये कभी विघटित नहीं हो सकता, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की कितनी भी विरोधी शक्तियां आकर इसके मूलोच्छेद के लिए प्रयत्न करें। इस गर्व को लेकर, इस अनुभूति को लेकर हम जीना सीखें, अपनी संतति को सिखाएं, तो निश्चय ही भारत सशक्त बनेगा। और दुनिया जिस उम्मीद से भारत की ओर निगाह लगाकर बैठी है कि भारत ही हमको बचा सकता है, वो संकल्प हमारे प्रयासों से पूरा होगा। आप सबके बीच मुझे आने का अवसर मिला। आदरणीय जैथालिया जी जिस प्रकार के प्रेरणा पुरुष थे, वैसा मन जीवन हम सबको प्राप्त हो, उनकी स्मृति को बहुत आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं आप सबके प्रति आभार करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम बार बार होते रहने से जो इतने वर्षों के संस्कार हैं वो धीरे धीरे छूटेंगे और हम भारत को समझेंगे, जानेंगे। जब तक हम अपनी शक्ति को जगाने, उद्दीप्त करने की चेष्टा नहीं करेंगे, आप सबको पता है हनुमान जी को भी उनकी शक्ति बताने के लिए चेताना पड़ा था। तो हम सबको ये जानना होगा कि हम थे कौन, हम क्या हैं, हमने क्या क्या किया है। अटल जी की एक कविता बताती है कि हम कौन थे। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है यह इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर, अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठें ऊंचे स्वर से, गुंजार उठें ऊंचे स्वर से, हिंदू की जय, हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं इसी हुंकार के साथ सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सौमिक दास से कि वे अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय संचालिका महोदय, श्रद्धेय वल्लभ भाई शर्मा, सज्जन तुलसीवान जी, अरुण प्रकाश मल्लावत जी, बंशीधर शर्मा जी, महावीर रावत जी और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, यह पहुँचने का बाद हमको पता चला जो हमको अध्यक्षता करना पड़ा। नो, इट्स नॉट राइट, आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। तो बाद में
जब देखा जिस सभा में हमको संचालन करना पड़ेगा, उसमें बचपन से जिसका लेख पढ़ते हुए हम लोग बड़ा हुआ इसी विचार परिवार के अंदर, वही मुख्य वक्ता है। पिछले और ये तो सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य की विषय है और बहुत कठिन भी है कि उनकी बात पर हमको बोलना पड़ रहा है। हम मेरा टूटी फूटी हिंदी से आप लोगों को कुछ समझना, यस इट इज ऑल राइट। देखिए, हमारा मूल विषय शुरू करने का पहले मैं जुगल जी के प्रति हमारा श्रद्धा निवेदन करता हूँ। कैसे जुगल जी से मेरे जीवन का पहला दिन का भेंट हुआ। सन 1985 भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस, तपन सिकदार बैठे हुए थे, उसका सामने मैं बैठा हुआ था। तब मैं नौकरी छोड़कर एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गया। तो तपन भारी चिंतित थे। अचानक जुगल जी घुसा, दोनों से बातचीत हुआ। बातचीत होने का बाद जुगल जी बोला, इतना शब्द हमको सुनने को आया, हम सर थोड़ा दूर में बैठे हुए थे। उस समय हमारा कार्यालय में तो एक दो आदमी जा करते, तो अपन बहुत लोगों को बुला लेते हैं, समय नहीं काटता हो, अरे भाई कम से कम आओ बात करें दो ठो। तो जुगल जी आकर उनको बोला, देखिए तपंदा, रुपया के लिए कोई अच्छा काम बंद हो जाएगा, पार्टी का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, ये हम चिंता मन से हटा दीजिए, अब किसी को मेरा साथ भेजिए, हम 5,000 रुपया दे देता हूँ आपको। उस समय 1985 में 5,000 रुपया कुछ मायने रखता था। तो तपंदा बोला, जिसको लेके जाइए। तो जुगल जी थोड़ा चिंतित हो गया जी, इसका साथ कोई जान पहचान नहीं है, कहाँ से बच्चा लड़का 5,000 रुपया इसका हाथ में दे देगा, क्या हो जाएगा। तो तपंदा भी थोड़ा शर्मा गया। हमको अलग जुगल जी को थोड़ा हमारा बारे में कुछ बोला, परिवार, हमारा परिवार का बारे में कुछ बोला। तो जुगल जी हमको लेकर चल दिए। जाने का बाद बड़ा बाजार में एक छोटा सा बैंक में हम लोगों ने घुसा। हम खड़ा होकर के देखा, जुगल जी अपना खुद जुगल किशोर जैथलिया का एक फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसमें से 5,000 रुपया दिया और वो 5,000 रुपया लेकर के हमने तपंदा का पास दिया। देखिए, ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट सॉमरसेट मॉम, उसका किताब में लिखते हुए किसी का चरित्र की वर्णन करते हुए लिखा, ए मैन possesses nothing extraordinary but simply goodness, the rarest and loveliest quality of a man. हमने जुगल जी को ऐसे ही तरफ से देखा। बहुत कठिन विपरीत परिस्थिति में जुगल जी काम किया। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहाँ खड़े हैं, आज पार्टी का वाहन से हम यहाँ पहुंचे हैं, इसका कारण जुगल जी है। पार्टी का एक दिन ऐसा था जब पार्टी का पास एक गाड़ी था, सिर्फ एक गाड़ी। पूरा पार्टी सिर्फ नहीं, समाज के बहुत सारे संगठन से, अकेला कुमार सभा पुस्तकालय नहीं, सस्तिका से लेकर संघ परिवार का ऐसा बहुत सारे संगठन है जिसमें जुगल जी का भारी योगदान था। जिन्होंने कलकत्ता में रहकर आज तक कोई अपना फ्लैट नहीं खरीद पाए, जीवन के अंत तक जिन्होंने एक कॉमन वॉशरूम यूज करते हुए चले गए, वही जुगल किशोर जैथलिया। बहुत सारे संगठन को करोड़ों करोड़ रुपया का सहायता दिया, उठाया, विश्वास करते थे लोग उसका ऊपर। पार्टी का गाड़ी कभी इस्तेमाल नहीं करता। अगर जिस समय बीजेपी का पास एक गाड़ी था, 2 साल में होकर एक बार जुगल जी, वो भी पार्टी का काम के लिए एक बार वो गाड़ी बुलाते थे। ऐसा आदमी जुगल जी था। हमने जीवन में पहले बार पश्चिम बंगाल का अकेला विधायक बना अपने बलबूते पर, मतलब समीक भट्टाचार्य का बलबूते पर नहीं, बीजेपी का बलबूते पर, हमारा विचार परिवार के बलबूते। तो जीतने का दूसरा दिन हमने जुगल जी का घर उसको नमन करने के लिए गया। जुगल जी एक चांदी का कॉइन हमारा हाथ पे दे दिया और देने का बाद जुगल जी क्या बोला, कोई राजनीति का बात नहीं किया। जुगल जी ने बताया, आप एक पुस्तक का सूची बना लीजिए,
हम कुमार सभा पुस्तक में कुमार सभा के लिए, लेकिन उन्होंने दुनिया बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, अप्रोच टू लाइफ इज गेटिंग चेंज्ड। तो हमें उसी का साथ साथ कुमार सभा पुस्तक में आधुनिक युग में भारत का संबंधित हिंदू संस्कृति के बारे में दुनिया क्या सोचते हैं, ये मोनू के बारे में क्या दुनिया सोचते हैं। मोनू इज कॉन्सिडर्ड द फादर ऑफ ऑल जूरिस्प्रूडेंस। फिलीपींस में मोनू का स्टैचू है, और जिस मोनूवाद का खिलाफ लोग गाली देते हैं, इसका बारे में क्या क्या किताब है। आप तो थोड़ा इधर उधर किताब का ढूंढते रहते हैं, आप उसके सूची बना लीजिए। तंत्र में हुआ नहीं, कुछ सूची हम जुगल जी को दिया था। हम भी चाहते हैं जो आज कुमार सभा पुस्तकालय में जो इस महान कार्य में शामिल है, वो जुगल जी की इस भावनाओं को ठीक से समझने का कोशिश करें और उसका तरफ काम करें। देखिए, जुगल जी के बारे में बहुत कुछ ऐसा बहुत मेरा याद है, बहुत कुछ जो आज पूरा बोलना संभव नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट सोशल एक्टिविस्ट जिसे कहते हैं, जिसका मन में कभी मैं नहीं था, हम था, ऐसा आदमी का संबंध में जितना बोल हम सकते हैं, मेरा जितना अनुभव है उतना समय नहीं है। तो आज जिस विषय में हम लोग खड़े हुए हैं, ये सचेतन हिंदू समाज, हम विश्वास करते हैं हिंदू समाज अभी तक सचेतन नहीं है, और ख़ास तौर पे जो कलकत्ता का रहने वाले, चाहे हिंदी भाषा भाषी हो या बंगाली हो, यहाँ का सारे के सारे हिंदू आज भी अचेतन है, और इसी का कारण हम लोग किसी दुर्दशा में थे। ये भाई ताली बजाने का बात नहीं है, आप लोग सोचना चाहिए। जहाँ हमारा यह बुजुर्ग बैठे हुए है, मेरा उम्र का आदमी जहाँ बैठे हुए है, सबका घर में अपने बेटा है, पोता पोती है। एक बार जो क्लास 8 का किताब खोल के देख लीजिए, क्या लिखा गया उसमें। या आज हिंदुस्तान की जो बंटवारा हुआ है, जिसका जिक्र इतना देर तक 2 वक्ता मेरा पहले कर चुका है हिंदुस्तान के बंटवारा लेकर, जो माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा। इसका मांग कलकत्ता में उठने का पहले क्या हुआ था? जो मुस्लिम लीग इसका आवाज को उठाया, जो मुस्लिम लीग इसको डिमांड किया, और जिसका डिमांड का सामने एंटर कांग्रेस लीडरशिप सकम कर गया, उसका अपने सर झुका दिया। आज उसी कलकत्ता शहर में, जिस शहर का बहुत सारे क्रांतिकारी अपने जीवन की बलिदान दे दिया, 67 दिन अनशन का बाद जब बागा जतीन जिसको कहते हैं, उसको जो अंतिम स्तर में उसको प्यास लगा था, जो पानी देने के लिए गया, ब्रिटिश कोई पुलिस ऑफिसर, उन्होंने मुंह फिरा लिया, बोले जो मेरे माँ को पराधीन करके रख दिया, हम जाते वक्त उसका हाथ से पानी नहीं लेंगे। ये वही पश्चिम बंगाल की धरती है। बिना बादल दिनेश का बलिदान कौन समझ सकते हैं? न लाठी से न गोली से हमको तो आजादी दिया मिला वो साबरमती की सन से। हम गांधी का अनादर नहीं करते हैं, लेकिन हुआ क्या था? व्हाट वाज हैपेंड इन कलकत्ता एट दैट पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम? आप लोग सोचिए, आज हम क्यों बोलते हैं इतिहास? एक बार क्लास 8 के इतिहास खोल के देख लीजिए, उसमें क्या लिखा गया। You who is responsible for this partition? बोल रहे पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोल वर्कर, पार्टीशन के श्री गुरु जी, पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सर मदन मोहन मालवीय, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वीर सावरकर। सारे क्रांतिकारी, सारे महात्मा, इन लोगों का ऊपर आज इसी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार क्लास 8 का पुस्तक में लिख रहे हैं। और आपका घर में जितना बच्चे हैं, सब इसी पाठ्यक्रम को पढ़कर बड़ा हो रहे हैं। उसमें लिखा, किसी को ग्लोरीफाई किया, सर सैयद अहमद खान, जो 2 नेशन थियरी का जनक जो था, उसको एकदम हमारा जो टेक्स्ट है उसमें आज हम उसका खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके लिए भारी चर्चा शुरू हो गया। राय मार्टिन बोलकर एक किताब है जो पढ़ते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा रिजल्ट करने के लिए। हर समय आप टीवी खोलिए, बंगाली टीवी चैनल, सब समय देखिएगा राय एंड मार्टिन। उसको कैटेगरिकली उसमें लिखा गया, जो सारे भी कांग्रेसी नेता ये हिंदुत्व को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये लोग हिंदू का ही बात करते थे। इसीलिए भारत का बंटवारा ना हो जाए, भारत अगर ना टूट जाए, इसके लिए एक आदमी उस समय
काम किया, उसका नाम है सर सैयद अहमद खां। ये किताब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जिन्ना तो पहले कम्युनल नहीं था। गांधी जी का, गुर्जर लोगों ने गांधी जी का सम्मान के लिए एक सभा आयोजित किया था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इन द ईयर ऑफ 1917। तो गांधी जी जब वहां जाकर के देखा उस सभा की अध्यक्षता जिन्ना कर रहे हैं, गांधी जी उसको भाषण में बोला, मैं बहुत खुश हुआ जब मेरा सभा की अध्यक्षता एक मुसलमान कर रहे हैं। ये सुनकर जिन्ना भी आश्चर्यचकित हो गया। जिन्ना के मन में तब ये भावना नहीं था। आज हम लोग जो इकबाल का बात करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कभी 1930 जब जिन्ना लंदन गए हुए थे और इलाहाबाद में उसी समय मुस्लिम लीग का सभा की अध्यक्षता यही इकबाल कर रहे थे, उसका भाषण सुनिए। उसका भाषण गूगल से पढ़ लीजिए ना, एवरीथिंग इज बीन डॉक्यूमेंटेड। वो क्या बोल रहे हैं? इस्लाम की कोई समय नहीं है, इस्लाम की कोई काल नहीं है, इस्लाम की कोई देश नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं कि पूरा दुनिया एक दिन इस्लाम की चपेट में आ जाएगा, और उसी का कान लेकर हम लोग आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसका, ये गुलिस्तान हमारा। बुलबुल तो इस देश का कोई पंछी नहीं था। हम लोग तो रोज जातीय संगीत लेकर हमारा राष्ट्रगीत ले रहे हैं। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगो। बंगाल की आधा नहीं है, पंजाब की आधा नहीं है, सिंधु पूरा गायब है, पूरा गायब। लेकिन क्या अब जलियांवाला का हिसाब करिए। इन द ईयर 1919 सब 13 अप्रैल है ना, जलियांवाला 13 अप्रैल जलियांवाला मैसाकर हुआ। ब्रिटिश ने स्वीकार किया कि उन्होंने फायरिंग किया, अनइंटरप्टेड फायरिंग फॉर 10 मिनट्स। और कितना बुलेट का खर्चा हुआ? 1650। ब्रिटिश सरकार का हिसाब से लोग मारे गए 370। लाला लाजपत राय का हिसाब से लोग मारे गए हजारों के ऊपर। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर का ये कितना भयानक एक घटना, इसका कोई जानकारी नहीं था 20 तारीख तक। रविंद्रनाथ केम टू नो ऑन 20th of April। उन्होंने ये सुनने का बाद उन्होंने पहला किया कि दीनबंधु एंड्रूज को भेजा गांधी जी के पास। टैगोर का कहना गांधी जी को यही था कि हमने सुना, उन्होंने जो पत्र दिया उनमें लिखा कि हमने सुना कि आप दिल्ली का बाहर है और कई 1-2 दिन में आप दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली जाकर 2 दिन रोकिए, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। अगर हम और आप एक साथ अगर पंजाब में जाए तो एक ज्यादा प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होगा। लेकिन हुआ क्या? 3 दिन बाद फिर दिनों वो एंड्रूज आया गांधी जी, रविन्द्रनाथ जी के पास, कवि गुरु के पास आकर उन्होंने बोल दिया कि गांधी जी इस प्रस्ताव से राजी नहीं है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, हम कलकत्ता का घटना बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर देशबंधु चित्तरंजन दास को बुलाया। उन्होंने कहा एक बड़ा सभा करो, एक प्रोटेस्ट रैली, यू शुड ऑर्गेनाइज वन प्रोटेस्ट रैली एट कैलकाटा टाउन हॉल। तो चित्तरंजन दास कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने बोला जी उसमें भाषण कौन देंगे? आप क्या भाषण देंगे? रविन्द्रनाथ बोला हाँ हम भाषण देंगे, हम इसका खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। रविन्द्रनाथ राजी हो गया। फिर उन्होंने बताया अध्यक्षता कौन करेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर बताया हम करेंगे, हम इसमें भी राजी है, लेकिन कुछ होना चाहिए, कोई तो इसका खिलाफ कोई आवाज उठाए एक साथ होकर के। और तुम लोग तो राजनीति में हो, कांग्रेसी हो, इतना लोग है तुम लोगों का साथ, सबको इकट्ठा करने का कोशिश करो। फिर उन्होंने बताया जैसे गुरुदेव अध्यक्षता आप कर रहे हैं, भाषण आप दे रहे हैं, तो मीटिंग आप ही बुला लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर समझ गया हिसाब क्या है। उन्होंने सब गया जो कांग्रेस इज नॉट इंटरेस्ट but taking any interest to organize a protest rally, तो उसका सामने कौन सा चारा? उन्होंने अपना वो जो टाइटल को त्यागने का एक हथियार बना लिया प्रोटेस्ट। उन्होंने नाइटवादी को त्याग कर दिया। और ये सबको जानना चाहिए इस पीढ़ी को, उस समय क्या हुआ था। जिस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट उपाधि छोड़ रहे हैं, उसी दिन हमारा महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी
दिदेन वाइसरॉय को सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखा, एक ही दिन का बात है, इत्तेफाक देखिए समय का, एक ही दिन रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट उपाधि त्याग रहे हैं और उसी समय गांधी जी लिख रहे हैं वाइसरॉय को। जो घटना की पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, जो कौन स्थिति में पुलिस को गोली चलाना पड़ा, इसलिए हम ऐसी किसी भी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे सरकार किसी असुविधा में पड़ जाए, इसलिए हम इसका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सेना कानून जो था इसको इतना कठोर होना ही नहीं उचित था। इसका कुछ ही दिन बाद अहमदाबाद में एक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रैली में गांधी जी ने जो बोला, जो लोग जालियानाबाग में मारे गए उसको ना तो हम देशभक्त ना हम शहीद मानते हैं। ये गांधी जी के वर्ड्स है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये इतिहास हम लोगों ने नहीं, संघ परिवार ने नहीं लिखा, ये इतिहास कोई पंचजन्य का संपादक नहीं लिखा, ये इतिहास कांग्रेसियों ने लिख कर गए। कांग्रेस जो इतिहास लिखा उसी इतिहास हम आपका सामने दोहरा रहा हूं। उसका बाद 1920 में हमारा कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन बसा। उसी कांग्रेस का अधिवेशन में तो लोग, पूरा हिंदुस्तान उस समय जालियानाबाग लेकर गर्म था, पूरा लोग आज जालियानाबाग लेकर ऐसा भावना में चला जाए जो ब्रिटिश के खिलाफ उसका सारे आक्रोश निकल रहे थे। कांग्रेस ने अपना जो पहला मेमोरेंडम, उसका जो एजेंडा बनाया, एजेंडा में पहला सब पंजाब नहीं था, जालियानाबाग नहीं था, पहला सब था खिलाफत। दुनिया की सारे बड़ा मुस्लिम देश जब खिलाफत आंदोलन से मुंह फेर लिया, हिंदुस्तान में दूर दूर तक खिलाफत का साथ कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भारत की जातीय आंदोलन का साथ जोड़ दिया और उन्होंने बोला, अगर कांग्रेस ने मेरा साथ अगर नहीं दे, अगर कोई भी मेरा साथ खड़ा नहीं रहे, तब भी हम पूरा हिंदुस्तान इस आली ब्रदर्स को लेकर हम घूमेंगे। उसका बाद मोपला में भयंकर राइट हुआ, इतना हिंदुओं को मारे गए, जिंदा हिंदुओं को अपने शरीर का पूरा खाल उतार लिया गया। इसका एक साल बाद गांधी जी का खिलाफत आंदोलन से छुटकारा मिल गया और जो मोहम्मद अली को लेकर गांधी जी पूरा भारत भ्रमण में निकल गए थे, उसी समय उन्होंने बोला, गांधी जी इस मुसलमान के हिसाब से जो हम लोगों को सबसे पतित मानते हैं, उससे भी पतित गांधी जी है। ऐसा सिचुएशन था। हिंदू सचेतन नहीं है, हिंदू अचेतन उस समय भी था, आज भी हिंदू अचेतन है। इस कलकत्ता शहर में घटना क्या था? 1946 गेट कलकत्ता किलिंग। आज जो पार्टी आज सत्ता में है वो लोग बहिरागत बोलकर हिंदी भाषा भाषी को गाली दे रहे हैं। अरे जो आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदू महिला आज भी कलकत्ता शहर का ऊपर अपने संभ्रम लेकर जीवित है, उसका कारण सिर्फ एक गोपाल मुखर्जी नहीं है, एक विजय सिंह नाहर नहीं है, पूरा जायसवाल समाज। ये जो गुप्ता जायसवाल है वो अपने सारे के सारे लोहे आज दे दिया था तलवार बनाने के लिए, जिसको रोको। अब कितना भयानक घटना हुआ उस दिन, एक महिला का पूरा जंग तक काट कर किसी की मीट शॉप में उल्टा करके कलकत्ता में झुलाया जाता था, जो शरीर का आतंक फैलाने के लिए। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर ओवरनाइट चेंज कर दिया। इवन हावड़ा से बिहारी मुसलमान को लाकर कलकत्ता पुलिस में बैठा दिया जी, ये लोग और भयानक होंगे हिंदू निधन में, इसका बड़ा योगदान रहेगा। और दुर्भाग्य की बात यही है, 13 अगस्त 1947, याद रखिए 1947 13 अगस्त, स्वतंत्रता का 2 दिन पहले गांधी जी सोतपुर आश्रम से चलकर वही ग्रेट कलकत्ता किलिंग का जो हीरो था, सुराबुर्दी का जो घर था, सुराबुर्दी पैलेस में गांधी जी उसका गेस्ट बन के रह गया। कलकत्ता का सभी हिंदू, सारे वो से मारवाड़ी समाज से लेकर के बंगाली, जायसवाल, बिहारी, जितना था हिंदू यहाँ, उसी दिन पूरा, आज जिसको गांधी आश्रम बना दिया बेलेघाटा में, वो लोग इकट्ठा हो गया, अपने वो लोग गांधी जी का खिलाफ विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। गांधी जी बाहर नहीं आए, वो लोग विरोध दिखाकर चले गए। जब आप लोग यहाँ मर रहे हैं पूर्व पाकिस्तान में, पाकिस्तान इतना आज हिंदू मारे जा रहे हैं, पंजाबी लोग मारे जा रहे हैं, जैन मारे जा रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग को काटे जा रहे हैं, कुछ तो करिए। गांधी जी बाहर नहीं आया।
1947 15th अगस्त नेहरू जी ने चिट्ठी लिखा गांधी जी को, जो वी कंसिडर यू एज द फादर ऑफ द नेशन। जब देश स्वतंत्र हो रहे हैं, आप दिल्ली पे नहीं है, ये हम लोगों को ये शोभा नहीं दे रहे, आप आइए, आप हम लोगों का पास आइए। लेकिन गांधी जी नहीं गए, गांधी जी कलकत्ते में बैठ गए, बस गए उसी सोहरावर्दी का घर। 31 अगस्त, हम क्यों बोलते हैं आज ये बात? आज आपका इस पीढ़ी को जानना चाहिए व्हाट हैपेंड विद अस। 31 अगस्त ऑफ 1947 कलकत्ता का मुसलमानों ने गांधी जी को सम्मानित किया और गांधी जी उस अवसर का उसी समारोह पे किया और उससे सम्मान लिया। द वेरी नेक्स्ट डे ही वॉज अटैक्ड। पूरा गांधी जी के ऊपर हल्ला बोल दिया, गांधी जी का जीवन खतरे में पड़ गया। प्रफुल्ल घोष, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ब्रिटिश पुलिस समाओ उन्होंने गांधी जी को बचा लिया। आज बंटवारा हुआ, पश्चिम बंगाल के इतना सारे विस्थापित लोग उस पार से इस पार आया। दुर्भाग्य की विषय है, इस पार आकर सब सेकुलर बन गया, इस पार आकर सब सेकुलर बन गया। आज बांग्लादेश में जो घटना घट रहे हैं, हम उसको मदद करने के लिए बहुत लोगों का दरवाजा फिर गया। एक सज्जन, उसका पास काफी धन है, हमको बोला कि भैया आपका तो ये प्रयास अच्छा है, हिंदू के लिए आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू समथिंग फॉर देम। वो तो दूसरा देश है, कुछ यहाँ के लिए करिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। अरे भैया, उस पार जो आज ये घोष, बोस, दत्तो, मित्रो, जायसवाल, अग्रवाल, गुप्ता है, उस पार जो बुद्धिस्ट है, उस पार जो सिख है, आज मारे जाए बांग्लादेश में। एक भी बांग्लादेश का हिंदू का घर अभी नहीं है जिस घर से कोई भी सुंदरी, कोई भी बहू और कोई नहीं तो कोई किसी का बेटी उठा नहीं गया इस दिनों में। पूरा बंगाल चुप है, पूरा बंगाल में किसी का आवाज नहीं है। वो खून तो अपना खून है, वो तो हमारा भाई है, वो तो कोई स्वाधीन पाकिस्तान के लिए अपने बलिदान, अपने कुर्बानी नहीं दिया। कितना सारे स्वतंत्रता सेनानी, कितना सारे क्रांतिकारी पश्चिम बंगाल में अपने जीवन के ऊपर हाथ धो दिया। उसका जब गले में रस्सी लटकाए जाते थे, फांसी होने का समय, कोई इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोला, सारे वंदे मातरम बोला, सारे भारत माता की जय बोलकर फांसी का रस्सी को चूम लिया था। आज उसी का परिवार का लोग उधर मारे जा रहे हैं। रेगुलर देयर बीइंग किल्ड एंड रेप्ड लाइक एनीथिंग। आज इसी अत्याचार हो रहा है। और हम लोग कहाँ, इथियोपिया में क्या हो रहा है, कहाँ मार्किन अवरोध कर दिया, कितना सारे गाजा स्ट्रिप्स में बम गिरा, इजराइल कितना को इतने को मार दिया, चीनी में क्या हो रहा है, ये सब लेकर हम लोग चिंतित हैं। अरे हमारा एकदम बगल वाला जो है, एक साइकिल का घंटी भी बजाएगा जाकर बुनगांव में तो उस पार की बांग्लादेशी को सुनाई देता। 2200 किलोमीटर हमारा साथ बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है, एंड बॉर्डर इज पोरस, फुल ऑफ वाटर बॉडीज, बॉर्डर इज इमेजिनरी। उसमें कोई एक संस्था की वक्त ये संभव नहीं है ये पूरा इन्फिल्ट्रेशन रोके। आज पश्चिम बंगाल में हम लोग जो रहते हैं, वी आर फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेजन। आज बंगाल के सारे जो डेमोग्राफिक डिजाइन है वो चेंज हो रहा है। सारे बॉर्डर स्टेट में अब चले जाइए, जितना सारे पंचायत आपको मिलेगा, पंचायत का नेता मिलेगा, सब मुसलमान है। चाहे वो CPIM का पंचायत हो या तृणमूल कांग्रेस का हो या कांग्रेस का हो। आज बहुत सारे लोग तो पिछले 10 साल में जमीन बेचकर भीतर चले आए। कारण क्या है? वो शंख नहीं बजा सकते। एक खुलेआम उसमें बोल रहे हैं, आप प्रदीप জ্বালতে পারবা কিন্তু শঙ্খ বাজাতে পারবা না, মোড়া পোড়াতে পারবা কিন্তু হরি बोल দিতে পারবা না। ये बांग्लादेश में चलता था। अभी स्वतंत्र भारत में ये पश्चिम बंगाल की भाषा ये हो गया और हमारा सारे हम लोग चुप है। हम लोग चुप है इसलिए आज खुलेआम इस देश हमारा राज्य के जो मुख्यमंत्री है बोल सकते हैं। जब 80% तो जितना हिंदू है OBC के, उसमें सब आप ही लोगों को दे दिया, बाद में और 10% दे देंगे। हिंदू समाज अभी भी चुप है। हमारा दुर्गा पूजा का विसर्जन का तिथि बदल रहे हैं, हिंदू समाज चुप है। हिंदू समाज जितना सारे क्लब्स है दुर्गा पूजा करते हैं, इस दीदी से 85,000 रुपया ले लेते हैं। एक तृणमूल का नेता बोल रहे हैं कि बिहार और यूपी का ये जो खैनीखोर का इसका थूक से हम कलकत्ता की लोहे की ऊपर जंग पड़ने नहीं देंगे। अब सोचिए कितना बात उठा, ये बहिरागत
ये शब्द क्या है? ये जो कलकत्ता में, तो ये हिंदी भाषी बांग्ला भाषी का बीच में कोई भी भेद कभी नहीं था। इसमें हमारा कास्टिज्म डजंट एक्सिस्ट इन अवर स्टेट। आज नया तरीके से, आज एक नया भाषा, नया संस्कृति हमारा सामने ला रहे हैं। देखिए, हमारा जो पिचार परिवार है, प्राय 50 साल हम इसमें है। हम लोगों को सिखाया गया यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं यूनिटी मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इनटू डाइवर्सिटी एंड वी सेलिब्रेट दैट डाइवर्सिटी विद इन द एम्बिट ऑफ यूनिटी। ये विश्वास लेकर हम लोग काम करते हैं। कौन सा लोग हम लोग आज, कौन लोग हिंदू समाज का सामने बोल रहे हैं ये पूरा देश को एक रखना चाहिए? अरे हम लोग क्या, जब शुरू होता मंत्र क्या था? गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये पूरा भारत एक है। कारण क्या है? ये एक नेशन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा संस्कृति, हमारा हिंदुत्व। हिंदुत्व बात बोलकर कुछ नहीं है। हिंदू इज नॉट अ इज्म, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आज हम उसको भूल गया। एंड दिस इज अ लैंड ऑफ प्लूरलिज्म। हमारा समाज में तो बहुत सारे ऋषि पैदा हुआ। एक एक ऋषि एक का दूसरा लाइन में चले गया। शंकराचार्य रामानुज का जो भावना है समांतर रूप से एक जगह से चला। जैसे ही समाज में बोला गया ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापार अबांग मोनोसो गोचर, उसी का साथ साथ दूसरा लोग बोल दिया। और एक ऋषि बोल रहे हैं जब अन्नंग ब्रह्मो अन्नंग बहुकुर्बितो, लेकिन उसके लिए कभी तलवार नहीं उठा, खून नहीं बहा। जो पंथ है, जिसका जो धर्म है, वो इस समाज में वो करते गए। लेकिन कितना दिन? उतना ही दिन जितना दिन आप मेजॉरिटी में है। आज 30% है, वो लोग संविधान का बात बोल रहे हैं। जिस दिन 40% हो जाएगा, शरीयत की बात बोलेगा, उस दिन तब ये समाज सचेतन होगा। और समाज जब सचेतन होने का स्थिति में आ जाएगा, तब उसका पैर के नीचे का मिट्टी घिसक जाएगा, तब उसको देश में कोई जगह नहीं मिलेगा। अरे कम से कम हाथ जोड़कर हमको सब ये विनती करता हूं, जो जहां जाए, जैसे जाए, एक बार बांग्लादेश की चर्चा करे, उन लोगों का संबंध लौटिए। एक बार सोचिए तो आंख बंद करके, जो लोग इधर बैठे हैं हम सबको बोल रहे हैं, एक बार आंख बंद करके सोचिए। आप, आपका बीबी खड़े हैं एक साथ, आपका साथ आपका बच्चा है, आपका सामने आपका 19 साल की एक लड़की को हाथ पकड़कर कोई ले जा रहा है और बच्ची रो रही है, हम नहीं जाएंगे, माँ हमको बचा लो, पिताजी हमको बचा लीजिए, हमको रोकिए। उसका क्षमता नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में रोज हो रहा है। पिछले जो लोग ये करते थे आवामी लीग का लोग, वो लोग भी मार पीट रहे हैं। वो लोग भाग गया, पूरा त्रिपुरा में घुसकर हमको टेलीफोन कर रहा है। कलकत्ते में अगर 30 लाख रुपया खर्चा करते थे 1-2 महीने में सब फुर्ती करने के लिए, वो 5000 रुपये के लिए मोहताज है, लिख रहे हैं, फोन पर बोल रहे हैं जो रुपया भेजिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोगों भी पीट रहे हैं। अरे पाकिस्तान नेवर बीन ए नेशन, उस नाम का तो नहीं कोई देश था, कोई आइडेंटिटी था। ये हमारा नेता लोगों का कमजोरी का कारण पाकिस्तान बन गया। जिन्ना पहले कोई पाकिस्तान का बात नहीं करता था, बाद में जिन्ना बोला पाकिस्तान उस समय में जन्म लिया जब हजारों की तादाद पर, लाखों की तादाद पर हिंदू ने मुसलमान होना शुरू कर दिया। उसी समय का कारण जिन्ना, उसी समय पाकिस्तान का जन्म हो गया। जिस देश का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था, वो एक राष्ट्र बन गया। हमारा देश का बंटवारा हो गया। आज का नए पीढ़ी का सामने लोग तो विस्तृत टाइप का बातें करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की विषय यही है कि आज का स्थिति जो है, ये हमारा लिए बहुत चिंतित समय है। आने वाला काल में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हमको एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बोल रहा है जो रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन इज ऑन, but no agencies is not ready to take any responsibility because BSF is not a law enforcement agency। हम लोग पकड़ेंगे, BSF पकड़ेगा और जाकर पुलिस का पास दे देगा, और जो फॉरेनर्स एक्ट में बुक होने का बाद जब अदालत में उसका, न्यायालय में उसका विचार चलेगा, तब पीपी अपीयर नहीं करेगा वो, और ये हमारा नीली आसमान में वो खो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में आज पश्चिम बंगाल में है। सबसे भारी अगर किसी का ऊपर आने वाला दिन में नुकसान होने वाला है, वो पश्चिम बंगाल है। तो सबको इसका बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग बांग्ला नहीं पढ़ सकते, हम उसको ये रिक्वेस्ट करेंगे,
हिंदी में तो हम लोगों से ज़्यादा अभी आ रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति के बारे में खबर। सब चाहे सोशल मीडिया में बहुत सारे भ्रम भी फैलाते हैं। सब एक बार अखबार का ऊपर नज़र रखिए, सब बांग्ला अखबार का ऊपर एक बार नज़र रखिए, जो देखिए एक भी शब्द अगर बांग्लादेश को लेकर किसी जगह पे आपको दिखाई नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन का ज़रूरत है। समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग अगर रेगुलरली ये जो एट्रॉसिटीज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश हो रहा है, इसका ऊपर इन लोगों का पास खड़ा होना चाहिए। अगर उसका वर्णन अगर आपका दोस्त का भीतर, अपना परिवार का भीतर करे, तो समाज और हिंदू ये सोचना शुरू कर देगा जो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो बांग्लादेश में आज हो रहा है मेरा साथ होगा। ऐसे मुर्शिदाबाद जिला में हो रहा है, मालदा में हो रहा है, नदिया में हो रहा है, नॉर्थ 24 परगनाज में हो रहा है। हम एक जिस जगह से मैं एमएलए रह चुका हूँ उस जगह में 41% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है। वो माइनॉरिटीज से मेरे संपर्क आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज वो लोग शेख हसीना का खिलाफ बहुत सारा बातें बोलना शुरू कर दिया। आज खुलेआम कलकत्ता से आप जाइए, सारे लोगों को न्यू टाउन मालूम है। न्यू टाउन से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेगा देगोंगा जाने में। देगोंगा भी जाना नहीं पड़ेगा। बेड़ा चपा बोलकर एक जगह है हिंदू अध्युषित, उस जगह में जाकर मिलाद सुन लीजिए, उस जगह में जाकर खुलेआम पे भाषण सुन लीजिए। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बोले पूरा धरती हमारा है, पूरा ये जो जमीन ये पूरा हमारा है, हमारा छोड़कर किसी का ये जमीन नहीं है। ब्रिटिश ने हम लोगों से सब कुछ छीन लिया और हिंदू को देकर चले गए, हमको आज ये सब वापस लेना पड़ेगा। खुलेआम बोल रहे हैं। पुलिस कोई सो मोटो एक्शन नहीं ले रहे। दुर्भाग्य विषय है जो प्रतापादित्य जो सारे मुसलमान एग्रेशन को रोक दिया था, जो यहाँ से जो अकबर का फौज को दौड़ा करके पाटना तक लेकर के गया, वो जीवन में एक ही युद्ध में हारा जिसमें उसका बेटा का देहांत हुआ। और उसका बीबी क्या किया जानते हैं? मुसलमान ये सैन्य जब घुसने के बाद किसी महिला को छोड़ेगी नहीं। वो सारे अंतरपुरी का जितना महिला था सबको इकट्ठा किया एक जहाज में और लाकर जल में समाहित हो गया इसी इच्छामती नदी का अंदर। क्यों जहर व्रत क्यों शुरू हुआ था? जो जहर पी जाने मरने का बाद भी शरीर तो गर्म रहता घंटा तक में, वो फोर्ट में घुसने के बाद उसी शरीर को ऊपर छेड़खानी करता। फिर महिला ने तैयार किया हम लोग जहर पिएंगे और आग में कूद जाएंगे, लेकिन किसी विधर्मी को हमारा शरीर का ऊपर हाथ नहीं लगाने देंगे। इसी का कारण जहर व्रत हुआ था। इसी का कारण हमारा प्रतापादित्य का बीबी पूरा महिला को लेकर घुस गया तो पानी का अंदर समाहित हो गया। आज उसी का नाम किसी इतिहास की किसी भी किताब में नहीं है। आज भी हमारा सामने ताजमहल सर उठाकर खड़े है। चाहिए मेरा साथ हम चैलेंज कर दे, पश्चिम बंगाल में किसी भी विद्वान, किसी भी हिस्टोरियन, किसी भी आर्किटेक्ट, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी पत्रकार, चलिए हम आधा घंटा समय लेंगे, हम आपको समझा देंगे ये ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया। ये ताजमहल शाहजहां ने सिर्फ उसको कुछ सामने कुछ लिख दिया और किसी जगह पे सील कर दिया। इसी का बात शाहजहां का कुछ नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुतुब मीनार आज भी हमारा सामने सर उठाकर खड़ा है। बोलते कुतुब ऐबक ने कोई कुतुब मीनार बना दिया जिसका सामने सारे विष्णु मूर्ति टूटे हुए पड़े हुए हैं, सारे मंदिर जिसका सामने है। आज भी हम लोग इस लेकर के इस बंगाल में कोई चर्चा नहीं है। लोग बोलते हैं बंगाली लोग ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। हमारा बोई मेला में इतना किताब बिकते हैं, कभी इसी का ये लेकर कोई चर्चा नहीं। ये लेकर टीवी में कोई डिबेट नहीं, समाज में कोई चर्चा नहीं, खुलेआम किसी का साथ किसी का वार्तालाप नहीं। इसका खिलाफ हम लोगों को आज जागरूकता पैदा करना चाहिए, नहीं तो ये बंगाल भी नहीं बचेगा। आधा तो जा चुके हैं, बाकी जाने वाला है, बाकी जाने वाला है। आज ये लग रहा है एक बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो लोग व्यापार में हैं, अपने कस्टमर से, अपने मित्रों से, जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उससे पूछ लीजिए क्या स्थिति है। और पिछले 7 सालों में ये स्थिति और खराब हो गया। 7 साल पहले ऐसे भाषा से भाषण नहीं होता था पश्चिम बंगाल में, आज नया तरीके से शुरू कर दिया। फिर भी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सेकुलरिज्म, तो वी शुड थिंक ऑफ इट। आप हमको यहाँ बुलाने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। फिर भी बोल रहा हूँ मैं हमारा जो आज प्रधान वक्ता था उसका सामने हमने इतना बोल लिया, इसलिए मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। और दोबारा ऐसे कठिन परिस्थिति में मुझे मत बुलाइए।
जैसे मेरा नाम भी पहले अध्यक्षता करने का कम से कम आपका साथ है, जुड़े रहेंगे और सबका साथ हम यही बोलेंगे कि जुगल जी का जो सपना था, जुगल जी जिस विचार परिवार में जो चिंतन लेकर पूरा जीवन को सुहा कर दिया, उसका ऊपर फिर एक बार सोचकर सब परिवार में, जैसे हमारा अध्यापक जी ने बताया, जे अपने बच्चों को सिखाइए और खुद जानिए स्थिति क्या है, what is happening today and what is going to be happen tomorrow, what is happening in Bangladesh right now and what will happen with you should aware of it, otherwise हमारा जो जीवन है right now that is in peril, हमको इससे मुक्ति चाहिए और मुक्ति का पथ एक ही है, औचेतन नहीं सचेतन संगठित हिंदू समाज। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन अरुण मल्लावत जी। आज का ये आयोजन समापन की ओर है। धन्यवाद डॉक्टर तारा दुगुर जी माइक देने के लिए। समीक भट्टाचार्य जी हमारे आग्रह पर, जो पश्चिम बंगाल के सांसद है, विचारक है, हम इनको पिछले 35-40 सालों से इसी प्रकार हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी अनेक भाषाओं में सुनते आए हैं। मुझे स्मरण भी है और गर्व भी है कि जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो जनरल सेक्रेटरी थे पूरे पश्चिम बंगाल के, विद्यासागर मंत्री उपाध्यक्ष थे और मैं उस समय कोषाध्यक्ष था पूरा पश्चिम बंगाल का। उस समय भी हम लोग चाहते थे कि आज से 35-40 साल पहले कि समीक्षा बांग्ला में, हिंदी में अपना भाषण दे, और वो ऊर्जावान भाषण उस समय होता था। और इसीलिए आज ये सांसद भी है, प्रवक्ता भी रहे हैं। और मैं विशेष करके बलदेव भाई को धन्यवाद क्या दूँ, ये हमारे संरक्षक है, सम्माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, जुगल जी जेथलिया, प्रेम शंकर जी त्रिपाठी। जब भी इन्होंने आग्रह किया कि बलदेव भाई हमारे कार्यक्रम में आएँ, तो अपने अनेक व्यस्त कार्यक्रमों में से भी चेंज करके, समय बदल के, कुमार सभा पुस्तकालय के ऊपर हमेशा इनकी कृपा रही। मैं सज्जन तुलसियान जी के प्रति किस प्रकार आभार व्यक्त करूं। आप सभी जानते हैं, विगत 2-3-4 सालों में आपने देखा है, ये बड़ा बाजार लाइब्रेरी का जो नया भवन की जो परिकल्पना आई, उसमें सारा अगर श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाए, वो सज्जन जी तुलसियान है। हमारे अभिभावक हमारे आग्रह पर उपस्थित रहते हैं। आप सभी इतनी तादाद में ही आए, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।